मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चरकपुर में वन चेतना केंद्र में करीब 16 करोड़ 15 लाख की लागत से बने अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मैदान बनाए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। अवसर है कि हमको मेजबानी का अवसर मिला है उत्तराखंड। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 28 तारीख आने से पहले ही सब कुछ तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 28 तारीख को ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और इस प्रतियोगिता के आयोजन से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अधिकारियों के साथ मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि मंडी परिसर से ही खटीमा नगर निकाय की मतदान पेटियों को जमा किया जाएगा। मतगणना भी यहीं होगी। सभी तैयारियां 20 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सभी पुख्ता व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये पाया कि वहाँ पे तैयारियां की जो शुरुआत है वो पूरी कर ली गई है और इसमें हम लोगों ने पूरे निर्देश भी दिया गया कि कैसे स्ट्रांग रूम बनने हैं, कैसे कैसे प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पे आपकी रिसिप्ट और डिस्पैच किए जाएंगे। तो इसमें पूरी तैयारियों का आकलन कर लिया गया है। यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूरा हम लोग। राजधानी देहरादून में 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अभी तक 60 से अधिक प्रवासी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास, शिक्षा, कृषि, आयुष के साथ ही कई अन्य सेक्टर में निवेश के बारे में विचार मंथन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी तक जापान, सिंगापुर, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, वियतनाम, ओमान जैसे देशों के प्रवासी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देहरादून उत्तराखंड में जो प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है 12 तारीख को, उसको लेकर सभी के मन में एक हर्ष का विषय है और 60 से ज्यादा प्रवासियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास सेंटर को लेकर और चीजों को लेकर और आयुष के साथ अन्य सेक्टरों में किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर एक प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। महाकुंभ के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। उसने उत्तराखंड से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रोडवेज बसें शुरू की है। इसके लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से बसों की व्यवस्था की गई है। आईएसबीटी देहरादून से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा भी शुरू की गई है। काशीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी दीपक वाली के समर्थन में 12 जनवरी को होने वाली बाइक रैली के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा काशीपुर द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में एक युवा दिवस रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा 1200 बाइकों के साथ रोडों पर निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतर चुका है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की लहर चल रही है और उसी प्रकार काशीपुर का युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मसूरी में निवर्तमान बोर्ड मसूरी के विकास कार्यों में रोड़ा बनने का काम किया गया। नगरपालिका छोटी सरकार होती है, जहां से अनुमति न मिलने के कारण कई कार्य रुके हैं तो कई विकास कार्यों में देरी हुई है। मसूरी की निवर्तमान बोर्ड द्वारा पार्किंग, आवासीय कॉलोनी आदि विकास कार्यों को लेकर ना तो कोई जमीन दी और ना ही सहयोग किया। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि नगरपालिका के चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, जबकि निर्दलीय मैदान से बाहर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी
नगर पालिका परिषद मसूरी की सीट को जीत चुकी है। चुनाव का एक पहला चरण पूरा हो चुका है। हम अब मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 तारीख को हम अपना जो रोड मैप है, हमारा मैनिफेस्टो, उसको भी जारी करेंगे। आज प्रदेश में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है। हम मसूरी के लिए एक टूरिज्म के माध्यम से एक विशेष पैकेज भी मांग सकते हैं। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल हर घर नल का मजाक बनाया जा रहा है। चंपावत जिले में विभागों के द्वारा किस प्रकार से मखौल उड़ाया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट के अनुसूचित बस्ती में देखा जा सकता है, जहां ग्रामीण बरसों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, पर जल निगम के अधिकारी ग्रामीणों की सुनने को तैयार तक नहीं है। गांव की आक्रोशित महिलाओं रेखा देवी के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट नीतीश डांगर के पास पहुंची और अपनी पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जो नल आजकल खड़े कर रखे हैं ना, उनको 4 या 5 साल हो गए हैं, खाली खड़े कर वो दिखवाने के लिए खड़े करके गए हैं। हम हर टाइम जाते रहते हैं पानी के लिए, नए टैंक के लिए उन्होंने कहा कि हमें मतलब नए टैंक तुम्हारे लिए बनाएंगे, नए टैंक बन भी गए हैं। चंपावत के मोड़ा गांव के ग्रामीण रोड नहीं होने से मुसीबत में दिन काट रहे हैं। यहां से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां 35 वर्षीय रेखा देवी की तबीयत खराब हो गई। रात में ही गांव के युवा डोली के सहारे 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई और खतरनाक पैदल रास्तों को पार कर महिला को पोखरी सड़क तक लेकर पहुंचे, जहां से महिला को वाहन के जरिए लगभग 30 किलोमीटर दूर चंपावत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चंपावत में ही महिला को उपचार नहीं मिल पाया। चिकित्सकों ने महिला को 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने सड़क नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही मुख्यमंत्री आवास और विधायक आवास पर धरने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपंजीकृत मदरसों की जांच चल रही है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर शासन को भेज रहे हैं। वहीं इस दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने राज्य में संचालित मदरसों को लेकर कहा कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी आवश्यक है। मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों में हमने वहाँ एनसीईआरटी को लागू किया और बड़ी तादाद में बच्चे उसमें पास भी हुए। जिनका रजिस्ट्रेशन कहीं से भी नहीं है वो अवैध कहलाएंगे। तो हमने बार बार ये कहा है कि आप तो एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, ट्रांसपेरेंसी की देते हैं, हर धर्म जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी की बात करता है, तो आपको नियमित होने में क्या दिक्कत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में तैनात दैनिक श्रमिक की बाघ के हमले में मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रामनगर ढीला मुख्य मार्ग पर वन चौकी के सामने शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि उक्त बाघ को पकड़कर गोली मारी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उक्त बाघ को पकड़ा नहीं जाएगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि उक्त बाघ को पकड़ने के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। हमारा स्टाफ यहाँ मौके पे पहुंच गया है और हम बात कर रहे हैं इनसे लगातार, और पिंजरा लगाने की प्रक्रिया जो है वो भी परमिशन मिल गई है हमें, ट्रैंक्विलाइज की भी मिल गई है, और इसको जल्द से जल्द हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम गाँव वालों से बात भी कर रहे हैं कि जो जाम लगा है इसको हटा दें और आगे की कार्रवाई हमें करने दें। देखिए, सावंद पूरब में सीटीआर में कार्यरत बिजरानी रेंज में प्रेम नाम का एक युवक कार्यरत था। वो घर में 4-5 दिन की छुट्टी लेकर रह रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गया हुआ था, लेकिन तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला किया और उसे अपना निवाला बना लिया। और निश्चित रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग 2-3 माह के अंदर आपने ढिकली के अंदर देखा, सुंदरखाल के अंदर देखा, और आज सांवलदे में पुनः बाघ ने 3 लोगों को 2 महीने के अंदर अपना निवाला बना लिया, जिसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, सीटीआर प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। असल में क्या पूरे उत्तराखंड के अंदर आए दिन जो घटनाएं हो रही है बाघों के द्वारा, और आज जो है एक व्यक्ति को सांवलदे पूर्व में जो प्रेम सिंह है, पुत्र इंदर सिंह है, इसको आज निवाला बना दिया है। हमारी अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। जब तक बाघ को पकड़ा नहीं जाएगा हम लोग यहाँ पर इसको बंद रखेंगे, और अधिकारी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए, जिससे कि कोई और दूसरी घटना की पुनः। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में
एक महिला को बाघ द्वारा हमला कर मौत के मामले में ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। घटना के बाद से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। मौके पर गए वन रक्षक जसवंत सिंह रावत के साथ कुछ ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर उनके साथ अभद्रता की। इस घटना से आक्रोशित कर्मचारियों में अब आक्रोश बढ़ने लगा है। मामले में कोटा रेंज के रेंजर रमेश ध्यानी की ओर से कोतवाली पुलिस में तहरीर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर में 4 ग्रामीणों को नामजद करने के साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। ओखलडुंगा में एक बाघिन द्वारा एक महिला को मार दिया था। इस संबंध में जो महिला के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। उसी घटना में गांव के कुछ आक्रोशित लोगों ने वन कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है। उसी संबंध में आज थाना हजा पर तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत जो आरोपी है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सालों से बसी बस्ती में विवाद हो गया, जिसको लेकर लड़ाई झगड़े की नौबत आ पहुंची। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बस्ती में वो पिछले 74 साल से रह रहे हैं। आज अचानक ग्रामीणों को 10 दिन के भीतर बस्ती खाली करने को कहा गया है। ग्रामीणों को तो ये भी कहना है कि हरियाणा से कुछ बाउंसर को किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा बुलाया गया और बस्ती में जाकर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई है, जिसके चलते सुबह बस्ती के कुछ लोग बाहरी लोग आकर बदमाशी करने लगे और झगड़ा जैसी स्थिति बन गई। मकान खाली करवाने के लिए इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास जमीन के कागज है, आपने नोटिस दिया है हमें कोर्ट द्वारा कोई, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है। धमकी दे रहे हैं, बच्चों को परेशान करते हैं रात को कि गोली मार देंगे। अगर खाली नहीं किया इन्होंने अचानक आकर के यहाँ पे जो है बाउंड्री करानी शुरू की। लोगों ने कुछ ऐतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि चलो भाई सब उनको मालिक समझते हैं कि जिस जगह के वो मालिक हैं। हालांकि वो ऑन राइटिंग पेपरों में मालिक नहीं है। इन्होंने लीज पर ये जमीन ली। हमें 60-70 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, और क्या बोलते हैं इन्होंने पहले कोई बॉडीगार्ड आके नहीं रहा यहाँ पे, नहीं रहा, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी जनता रही है, जिसने यहाँ पे रखा है उसके एक तरह से रखवाली होती है ना। हम किसी से ले नहीं रहे, हम किसी से मांग नहीं रहे, हम अपनी जायदाद नहीं कर रहे हैं, जिसकी है उसमें हम आराम से रह रहे हैं यहाँ पे। लोक गायक जगदीश बकरोला का नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। पुणे की असवालस्यू पट्टी के बकरोली गांव के जगदीश बकरोला के निधन पर कई संगीत प्रेमियों और गायकों ने दुख व्यक्त किया है। कांग्रेसी नेता प्रेम बहुखंडी ने जगदीश बकरोला के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में जगदीश बकरोला के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोक गायक जगदीश बकरोला का निधन हो गया है। बकरोला जी बहुत थे, मैंने उनको कई बार उनके कार्यक्रम सुने। आँख सूरदास थे वो, उसके बावजूद उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत शांति। कल उनका देहांत हो गया है। इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए तो कोई आया नहीं है, सबने एक दिन जाना है। तो सरकार को थोड़ा सा उनके सम्मान में सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके स्वास्थ्य मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से खराब था, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उनके परिवार के बारे में जरा बात करें, पता करें कि क्या स्थिति है उनकी, और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन नमन करता हूं उस महान संगीतकार को। सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ अब गंभीरता से विचार कर रहा है। वह ऐसे उपायों पर अमल कर रहा है जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि शहर में वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। स्पीड रडार गन से भी ओवर स्पीडिंग के लाइसेंस सस्पेंड और परमिट पर कार्रवाई की जा रही है। परमिट शर्तों के विरुद्ध चल रहे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 86 ऐसे वाहनों के परमिट रद्द किए गए हैं। जहाँ तक सड़क सुरक्षा का मामला है, देहरादून संभाग के अंतर्गत आरटीए द्वारा बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सड़क सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके लिए हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जैसे जितने भी हमारे जिले हैं उसके अंदर हमने स्पीड जो पर रोडों पर होती है, स्पीड की जो हाईएस्ट लिमिट है उसको डिसाइड कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के जितने भी वाहन हैं जो हाई स्पीड में चलते हुए पाए जाएंगे, चाहे वो बस हो, मैक्सी हो, टैक्सी हो,
उनको स्पीड रडार गन से चेक करने पे पाया जाता है तो ना सिर्फ ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंशन होगा बल्कि उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोहाघाट के सुई क्षेत्र के गलचोड़ा क्षेत्र में गुलदार की दहशत बरकरार है। सुई क्षेत्र के पूर्व सैनिक कोच मयंक ओली ने बताया कि गलचोड़ा आईटीबीपी सड़क पर गुलदार की चहलकदमी लगातार जारी है, जिस कारण क्षेत्र में काफी दहशत देखने को मिल रही है। ओली ने कहा कि सड़क में साई सेंटर के खिलाड़ियों, आईटीबीपी के जवानों और ग्रामीणों के लिए गुलदार बड़ा खतरा बना हुआ है। सुई क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है।